किश्नर रिडक्शन। इन ये दो नेम रिएक्शन है वेल नोन, जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप्स को रिड्यूस किया जाता है इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग alkanes. Yeah. So question arises that how this overall reaction is occurring. So you can see here this Clemmensen reduction, that this particularly this Clemmensen reaction, this is capable of reducing the carbonyl group into the corresponding alkanes. इससे पहले हमने देखा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड चाहे वो कीटोन हो या अल्डेहाइड हो, तो उनकी जब रिडक्शन होती थी अल्कोहल बनता था। लेकिन अगर हम चाहे कि वो अल्कोहल की बजाय डायरेक्ट ही अल्केन तक जाए, तो उसके लिए कौन सी नेम रिएक्शन हमारे जहन में आ सकते हैं, तो वो होंगी क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये ऐसे रिडक्शन रिएक्शन है जो कि डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड्स को लेके जाते हैं इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। सो पहले देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन को कि क्लेमेंसन रिडक्शन किस तरह होता है, इसमें क्या चीज होती है। सो ये कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है दैट इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक एमलगम HCl एंड वाटर, राइट। So in presence of these agents, this carbonyl group is reduced to the corresponding alkane. Question is that what could be the possible mechanism for this reaction? So let's see. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें सबसे पहले जिंक का क्या रोल हो सकता है। कि जिंक है, आपको पता है जिंक ये दो इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करता है तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, यानी +2+ फॉर्म में चला जाता है। दिस इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द जिंक। वो जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन आगे अटैक करते हैं उस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं ऐसे, ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन के ऊपर अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हो रहा है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि इधर से आए हैं, ये वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन अब ये अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर। और जो ही अटैक करते हैं, आपको पता है कि अटैक के नतीजे में फिर क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये फौरन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्ट होके इसमें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे इधर आ गए। सो इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया और अटैक के नतीजे में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब हमारे पास दूसरा जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो है HCl। तो HCl से के दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। एक मॉलिक्यूल क्या करेगा कि नेगेटिव जो कार्बन है, कार्बन आयन, वो एक HCl के प्रोटॉन को पकड़ के वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और एन उसी वक्त यहाँ पे दूसरा एक प्रोटॉन जो है उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है ऑक्सी एनाइन के से। तो ऑक्सी एनाइन वो भी पकड़ के, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज बन रही है दैट इज कॉल्ड दी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, चूंकि इसमें जो अगर आप लोग देखें कि ये जो ये वाले ये ऑक्सीजन जो है ये हाईली फिजिबल साइड है, और ये क्या करता है, फौरन HCl के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट के नतीजे में हमारे पास ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होती है विद पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये बॉन्ड इंतहाई वीक हो जाता है, जो ये बॉन्ड पाया जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये इंतहाई वीक हो गया। अब इस बॉन्ड को क्या करता है, ये रिलीज जब हो जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक कार्बोकेटायन आ जाता है। ये कार्बोकेटायन यहाँ पे
स्टेबल हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो अब नेक्स्ट फिर क्या होता है कि मजीद 2 इलेक्ट्रॉन एक और जिंक एटम से वो निकल के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि अटैक करते हैं, और ये इसी तरह से हमारे पास कार्बेनाइन और कार्बेनाइन उसी तरह का एक HCl मॉलिक्यूल से फिर एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है इसका, और नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या चीज बनती है, अल्केन बनता है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कोई डिफिकल्टी होती है, इसमें कोई इस तरह एम्बिगुअस कोई पॉइंट है जो कि समझ से बालतर हो। एक एक चीज जो है वो गैर कंप्लीटली वाज़ेह है और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सीधा सीधा एक जिंक एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरह अटैक हो रहे हैं, और एक पूरा की पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं किस तरीके से अटैक हो रहा है और किस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है प्रोटॉन की। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को बताता चलूं कि जितने भी मैकेनिज्म हम डिवाइस करते हैं वो सारे मैकेनिज्म प्लॉसिबल मैकेनिज्म कहलाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिएक्शन के रूट को की तरफ जाते हैं कि किस तरह हो गया होगा। इससे कतई तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि जो हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं वो खत्मी है, वो कोई और नहीं हो सकता। आप मोर देन वन रिएक्शन मैकेनिज्म भी किसी एक रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो लॉजिकल हो और उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द बेसिक केमिस्ट्री। इफ यू आर नॉट वायलेटिंग द बेसिक केमिस्ट्री you can propose a mechanism for a particular reaction. That's it. So यहाँ पे इसमें मैं कुछ जगहों पे मैंने देखे कुछ और भी तरह के रिएक्शन प्रपोज किए गए हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए, वो सारे हैं, लेकिन आपको जाहिर है लैब में जब आप कोई एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको तो नहीं पता होता कि कैस मैकेनिज्म के थ्रू ये गए हैं। आप क्या करते हैं कि आपको एक रिएक्टेंट देखने को मिलता है और एक प्रोडक्ट मिलता है, बीच में से क्या हो गया होगा वो हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए बेसिक केमिस्ट्री को के नॉलेज को उसके थ्रू हम फिर एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हो गया होगा। सो ये था क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें एक चीज है कि जब भी कभी आप लोगों को किसी भी रिएक्शन में मेटेलिक मेटल्स मिले, सो आपको समझना चाहिए कि रिएक्शन जो है किसी तरीके से इसमें ज्यादातर ये फ्री रेडिकल टाइप होते हैं रिएक्शंस, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है उसमें। सो मेटल्स का ज्यादातर रिएक्शंस में, ऐसे मेटल्स में हम फ्री रेडिकल टाइप ऑफ मैकेनिज्म या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं उसमें। So the next reaction is the Wolff-Kishner reduction reaction. Wolff-Kishner reduction आपको पता है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को चेंज करते हैं into the corresponding alkanes again। इसमें और क्लेमेंसन रिडक्शन में सिर्फ अगर किसी चीज का फर्क है तो वो है रिएजेंट्स का, कि जो उधर कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स का फर्क है। रिड्यूसिंग एजेंट उधर जिंक HCl, जिंक एमलगम HCl को यूज किया गया था, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हाइड्रोजीन को यूज किया गया है। हाइड्रोजीन क्या चीज है? NH2 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको, ये जो चीज है इसको तो कहते हैं हाइड्रोजीन। ये चीज सॉरी, ये
ये चीज इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन का काम क्या है कि ये चेंज करता है कार्बोनाइल ग्रुप को इनटू दी, कार्बोनाइल ग्रुप को किस चीज में चेंज करता है, उसको शिप बेस में चेंज करता है। और शिप बेस में जब चेंज हो जाता है तो आगे जाके उसकी फर्दर रिडक्शन होके वो अल्केन तक चला जाता है। सो इसमें जो चीज ट्राई की गई है वो क्या है, हाइड्रोजीन। सो NH2, बल्कि ये हाइड्रेटेड हाइड्रोजीन है और इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें पाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द बेस NaOH। और एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है जिस तरह डाइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये डाइथाइलिन ग्लाइकोल, इसका काम ये होता है कि ये हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है जो कि टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर को। आपका यहाँ पे सवाल हो सकता है, आप बन सकता है कि ये हाई बॉइलिंग रिफ्लक्सिंग सॉल्वेंट से क्या मुराद है, हम क्यों ये कहते हैं ऐसे। आपको पता है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स टेम्परेचर। अगर आप जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होता है, अगर उस टेम्परेचर तक जो रिएक्शन फ्लास्क है उसका टेम्परेचर आप उतना लेके जाते हैं तो एन मुमकिन है कि कुछ कंपाउंड डीनेचर हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। सो फिर उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि एक सॉल्वेंट को ट्राई करते हैं जो कि हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है। और वो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जो है वो उसका जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो अगर रिएक्शन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो वो फिर क्या होगा कि वो उड़ेगा नहीं, वो एपोरेट नहीं होगा। क्योंकि कुछ सॉल्वेंट ऐसे है कि मतलब रिएक्शन का टेम्परेचर अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है तो फिर ये होगा कि उस रिएक्शन के टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा सॉल्वेंट ही उड़ जाए, एपोरेट हो जाए। तो फिर रिएक्शन के लिए क्या बचेगा, और वो जो कंपाउंड पड़ा हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो फिर इसका के लिए ये होता है कि हमें एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट चाहिए होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कदरे ज़्यादा हो ताकि वो एवपोरेट ना हो रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर। सो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ किया गया है जो कि एक हाईली बॉइलिंग लिक्विड है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में कैसे अच्छा मुझे डिलीट करने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ये किस तरीके से होता होगा ये रिएक्शन। ये तो हमें पता चल गया कि कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसको चेंज कर रही है अल्केन में, लेकिन इसका पॉसिबल मैकेनिज्म इसका क्या होना चाहिए। सो इसके लिए अगर आप लोग देखें जरा इधर ये देखें, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, वही कार्बोनाइल कंपाउंड कोई सा भी कीटोन है या दूसरा अल्डिहाइड कोई। सो इसमें क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसमें ये हाइड्रोजीन है। ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजीन, NH2। सो हाइड्रोजीन में आपके ख्याल में इसका जो फिजिबल साइट है कि जो अटैक कर सकता है वो कौन सा है एक्टिव साइट। वो जाहिर है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के ऊपर, किसी भी टर्मिनल नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक करेंगे इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। सो जब अटैक करेंगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये बनेगा। NH2 ने अटैक किया और अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये ऊपर आ गया ना, क्योंकि अटैक इधर से हो गया, इधर से अटैक हो गया तो ये शिफ्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन के, और हमारे पास वही हुआ है, O नेगेटिव बना है और ये NH2 ये बन गया। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे,
ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि नाइट्रोजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सबसाइड करने के लिए एक बेस जो कि NaOH हमारे पास पड़ा है इस रिएक्शन मिक्सचर में, वो एब्स्ट्रैक्ट करता है इधर से प्रोटॉन, इधर से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, और जो ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा उसका जो बॉन्ड पेयर होगा जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, और जो ही कार्बन के ऊपर यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन और इस कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और N उसी वक्त क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा, ये ठीक है, ये लीव कर जाएगा। और जब लीव कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में इसमें कभी कभी कुछ मैकेनिज्म है, इस तरह ये भी शो किया गया है कि इसका इंटरनल इन्होंने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कराई हो कि जो OH है वो इधर से प्रोटॉन जो H यानी विद इन ये वाला जो H है और ये OH है, ये OH H के प्रोटॉन को पकड़ के वो निकल जाए ऐसे, और बाद में फिर वो लेकिन जब बेस मौजूद है तो बेस जाहिर है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए है, वाटर बनेगा, और वाटर जो है वो फिर क्या करेगा, वो दोबारा इधर से आ जाता है। तो बनेगा क्या हमारे पास, ये शिप बेस कहलाता है। ये जो चीज है इसको कहते हैं शिप बेस। नेक्स्ट में बन रहा है, एक मिनट, ये यहाँ पे बन रहा है। सो ये चीज बन गई है। ये कैसे बना शिप बेस? ये ऐसे बना कि जब NH बन गया, NH ने अटैक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है कि ये प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन जो NH2 टर्मिनल, ये मैं क्लियरली अगर दिखा सकूं आपको, ये जो टर्मिनल ये वाला प्रोटॉन, ये जो नाइट्रोजन है, ये इसके ऊपर आप देखें कि एक नाइट्रोजन जो है वो मौजूद, दो हाइड्रोजन मौजूद है। सो इसी हाइड्रोजन को उन्होंने एक्सपेंड किया है, इस तरह से शो किया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो इस प्रोटॉन को जब बेस ले लेता है तो नतीजे के तौर पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आप देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, और जो ही कार्बन के ऊपर आ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर जाहिर है नेगेटिव चार्ज नहीं आना है, और ये नेगेटिव चार्ज को फिर सबसाइड करने के लिए, चूंकि मीडियम में यहाँ पे आपने जब इधर से प्रोटॉन दिया था तो वाटर तो बना था, सो वाटर क्या करेगा, वो वाटर की एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है इधर से, ठीक है जी। वो वाटर का प्रोटॉन, ये कार्बेनाइन जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, ये कार्बेनाइन उधर के H को पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो ये देखिए, ये वाला हाइड्रोजन इधर से आ गया इधर, और ये इधर आ गया, ये देखिए, ये इधर आ गया ये हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जिस तरह दो हाइड्रोजन थे यहाँ पे थे दो हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस स्टेप में आ गया, बेस ने लिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे स्टिल अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे ये। सो इसके लिए एक और मॉलिक्यूल आ जाता है बेस का, NaOH का, वो इसी को एब्स्ट्रैक्ट करके दोबारा एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, वो निकल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, इनका बॉन्ड वो शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, और शिफ्ट सो बनेगी क्या चीज कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह करता जाऊं। जब ये अब देखिए यहाँ पे जब ये OH प्रोटॉन को ले लेता है इस तरह से ये, तो आपके ख्याल में ये क्या होगा, वाटर बना जाहिर है, और उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन यानी कि ये वाला, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये अब प्रोटॉन तो निकल गया तो इसका बॉन्ड आ गया इन नाइट्रोजन के बीच में। सो हमारे पास एक एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया, ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया। जो ही एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाता है, सो ये वाला नाइट्रोजन चार बॉन्ड तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसी वक्त ये टूट जाता है जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, ये वाला, ये जो बॉन्ड है, ये इन दो के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिया, अब ये इस पे शिफ्ट हो गया।
और शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जब एक न्यूट्रल नाइट्रोजन N2 की शक्ल में ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर से ये एक नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में ऐसे निकल जाता है। और जो ही नाइट्रोजन निकल जाता है तो फिर क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बेनाइन जो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके दरमियान जो बॉन्ड था वो कार्बन पे रह जाता है और कार्बन चेंज हो जाता है कार्बेनाइन में। ये कार्बेनाइन बन गया। अब कार्बेनाइन ने आगे क्या करना है, सेम वही स्टेप रिपीट कर देना है और प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन करके यहाँ पे इन्होंने अल्केन बना देना है। सो इस तरीके से हुआ क्या कि एक हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल ने क्या किया कि ये हाइड्रोजीन ने अटैक किया, फिर उसके बाद शिप बेस बना के यहाँ पे, फिर शिप बेस आगे जाके फिर उन्होंने शिप बेस बनाने के बाद फिर उसकी मजीद फर्दर रिडक्शन होती गई और कार्बेनाइन बना। कार्बेनाइन के बाद ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन हो गई। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहा और आखिर में आपके पास अल्केन बना। शिप बेस आप लोग पूछते होंगे कि शिप बेस क्या चीज होती है। जब भी आप कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इस तरह कोई भी आपके पास, अगर आपके पास ऐसे कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये उसको जब भी आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ यानी NH2 और NH2 या कोई भी इस तरह का ग्रुप हो, तो होगा ये कि आप सिंपल, मैं ये कहूँगा मैकेनिज्म तो आपने समझ लिया इधर से, वो पूरा मैकेनिज्म तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह क्या क्या हुआ। लेकिन अगर आप लोग सिंपल इसको जानना चाहते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में होता क्या है, तो आप इतना समझ लीजिए कि इस पूरी रिएक्शन में इधर से O चला जाता है और इधर का जो ये हाइड्रोजन है ये निकल जाता है और ये N को रिप्लेस करता है। तो हमारे पास इस तरह की चीज बनती है। यानी अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो जाहिर ऐसे बनेगा N। तो अब N के साथ जो भी चीज लगी है वो तो रहेंगे अगर N के साथ, तो इस तरह की चीज बनती है। तो इसको कहते हैं शिप बेस। ठीक है जी, ये क्या है, शिप बेस है, इसको कहते हैं शिप बेस। तो यहाँ पे आपको कभी कभी इस तरह की अल्काइल ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो चीज होती है इसको हम शिप बेस कहते हैं कि ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन गए और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके एक शिप बेस बना देता है। ये एक फिजिबल साइट होता है फॉर फर्दर रिडक्शन के लिए, क्योंकि इसका ये वाला साइट भी रिड्यूस हो सकता है और ये साइट भी इसका रिड्यूस्ड हो सकता है प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन करते, और आगे जाके इन्होंने अमीन में ही चेंज हो जाना है। सो ये था वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के किस तरीके से हाइड्रोजीन और बेस आपस में मिलके चेंज कर देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो अल्केन बना देता है। सो इसमें अगर आप गौर करें पूरी प्रोसेस में, अगर मैं पूछ सकूं आपसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, तो आप लोग मुझे एक लाइन में जवाब देंगे कि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये पूरा की पूरा रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट हो गया है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैज हैपेंड, this carbonyl group has been completely reduced and has been changed into the CH2 groups. So this is the overall productivity of this Wolff-Kishner reaction. इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की कोई गैर वाज़ेह चीज़ है कि जहाँ पे हम समझे कि वो कोई स्टेप्स है जो कि समझ से बालातर है। हर एक चीज़ जो है वो वाज़ेह है और बिल्कुल क्लियर है। सो आप लोग को जब भी एग्जाम के हवाले से भी ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको प्रोडक्ट दिया जा सकता है कि एक प्रोडक्ट मसला आपको दिया गया और इसमें आपसे ये पूछा जाए कि कौन से रिएजेंट आपसे मिसिंग हो, तो आप उसमें प्रॉपर रिएजेंट डाल दें। सपोज अगर मैं आपको कोई रिएक्टेंट देता हूँ कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और उसमें इसको आपने चेंज करना है, अगर सपोज मैं ऐसे कोई दे देता हूँ ना, इस तरह का कोई रिएक्शन दे देता हूँ कि ये चीज़ है ऐसे, ये चीज़ है और ये इसको आपने कन्वर्ट कर देना है इसमें,
ठीक है जी। तो आपको मैं कहूँ कि इधर क्या बनेगा, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट हेयर। आपको बताना चाहिए कि कौन से रिएजेंट है जिसको हम ट्राई करें कि जिसके जरिए से हम कन्वर्जन कर सके इस वाले प्रोडक्ट को इसमें। कहीं आपको फिर ये होगा कि रिएजेंट दिए होंगे मसलन हाइड्रोजन या जो जिंक इमलगम वगैरह दी गए हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिसिंग है, तो फिर आपको वो भी बताना चाहिए कि इससे प्रोडक्ट क्या बनता है। क्योंकि अगर आपको रिएक्शन का पता है कि वोल्फिकेशनल रिएक्शन में क्या होता था या क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या क्या चीजें होती थी, तो फिर आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है, रिएक्शन आपको समझ नहीं आती, तो फिर आप प्रोडक्ट कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते। सो ये चीज, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से होता है। ये तो ये हो गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो मैंने आपको ये पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ में ये इन्होंने दिखा दिया है पूरा, ये वही चीज बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से उन्होंने किया है। लेकिन जो अभी बताया गया शायद वो ज्यादा वाज़ेह था, आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा। इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि हर जगह पे ये नाइट्रोजन जो होता है, ये इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रोजन वो रिलीज होता है एज अ साइड प्रोडक्ट, एज अ, देखिए ये नाइट्रोजन जो है ये एज अ साइड प्रोडक्ट से निकल जाते हैं इस पूरे रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के तौर पर। मजीद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अच्छा कुछ दूसरे जो अच्छा जी, जितनी भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनकी अगर हम रिडक्शन देखें, रिडक्शन रिएक्शंस, उसमें क्या चीज मैटर करती है जिसमें एक रिएक्शन वेरी करते हैं दूसरे से। सपोज अगर हम कहीं हमारा वास्ता पड़ा है एस्टर के साथ, ठीक है जी, एस्टर कंपाउंड है हमारे पास, या एमाइड्स है, या एसिड हेलाइड्स है, या एनहाइड्राइड है, तो उसमें से कौन कौन सी चीज जो होती है जो मैटर करती है। तो जाहिर उसमें दो ही चीजें, एक तो वो कंपाउंड खुद और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट्स, कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम उस पर ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर क्लास ऑफ कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल कंपाउंड पाया जाता है, वो कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो जाहिर एक एसिड हेलाइड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिड हेलाइड है, ये देखें एसिड हेलाइड है, एस्टर है ये, और एनहाइड्राइड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, और तो ये मुख्तलिफ, इसके अलावा नाइट्राइल हो सकते हैं, एमाइड हो सकता है, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ साइड्स हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम एक तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। दूसरा जो मैटर करता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो ऑलमोस्ट सब चीजों को रिड्यूस ही करता है, वो तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसमें कुछ दूसरे जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स काउंट किए जाते हैं। जबकि इसमें मजीद सब्स्टिट्यूशन आप लेते आए, हाइड्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन 2 या 3 को रिप्लेस करे आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप के साथ या आइसोब्यूटॉक्सी ग्रुप के साथ, 2 आइसोब्यूटॉक्सी या 2 आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप के साथ, तो फिर उससे क्या होगा कि इसकी रिएक्टिविटी में कदरे कमी आ जाती है और ये कम से कम रिएक्टिव होता जाता है और उतना ही ज्यादा सेलेक्टिव हो जाता है। तो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी, इस पे हम कल बात कर चुके थे कि सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी दे आर रिवर्स टू ईच अदर। जितना ज्यादा कोई चीज वीक रिएक्टिव है वो उतना ज्यादा मोर सेलेक्टिव है, जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो कम सेलेक्टिव है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये लेस सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव सेंस में कि
सिलेक्टिविटी नहीं करता बल्कि अक्रॉस द बोर्ड काम करता है, हर एक चीज को रिड्यूस कर देता है। तो आप देख रहे हैं यही वजह है कि अगर हमारे पास कंपाउंड्स हो सामने, चाहे एसिड हेलाइड हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो एनहाइड्राइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो ये वाला, या फिर वो कोई भी कंपाउंड हो, सो होगा क्या, वो उसको चेंज करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। सो इन सारे कंपाउंड्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो चेंज करता है किस चीज में, अल्कोहल में चेंज करता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, इसी तरह से एमाइड को भी चेंज करता है इनटू, इसको तो अल्कोहल में करता है, लेकिन अगर एमाइड है तो फिर उसको ज़ाहिर एमीन में करेगा, नाइट्राइल है तब भी अमीन होगा, और या नाइट्रो ग्रुप है तब भी अमीन ही होगा। नाइट्रो ग्रुप में थोड़ा सा एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो नाइट्रो ग्रुप, अगर हमारे पास आर ग्रुप एक एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप है तो फिर तो जाहिर है उसको एमीन में चेंज करता है, लेकिन अगर ये वाला आर ग्रुप जो है ये कोई एराइल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है कोई, सो उस सूरत में फिर ये एमीन नहीं बनाएगा, तो ये फिर नहीं बनेगा ये, बल्कि ये एजो कंपाउंड बनेगा। जो एजो कंपाउंड आप जानते हैं कि दो बेंजीन रिंग ऐसे ना, और बीच में दो नाइट्रोजन, वो एजाइड आप जानते होंगे ना, दो नाइट्रोजन ऐसे, एक नाइट्रोजन है सपोज और दूसरा नाइट्रोजन है ऐसे, और यही सेम आप दोबारा रिपीट करें कि एक नाइट्रोजन बना दें ऐसे। तो इस तरह के वो एजाइड कंपाउंड देते हैं, उधर भी एराइल यही बेंजीन बना सकते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड देते हैं, अगर आपके पास ये जो आर ग्रुप है वो कोई एराइल ग्रुप है, वो लिथियम एल्यूमिनियम के साथ एजाइड कंपाउंड बना देते हैं। बाकी जितने भी है आप देख रहे हैं कि अगर तो वो एसिड हेलाइड है, एस्टर है ये, या फिर एनहाइड्राइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको अल्कोहल में चेंज करेंगे। अगर वो एमाइड है, एमाइड क्या चीज होती है कि नाइट्रोजन के नेबर में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वो एमाइड कहलाते हैं, या नाइट्राइल ग्रुप है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड जिसको कहते हैं आप, वो ग्रुप है, उसको भी चेंज करता है एमीन में। सो इन केसेस में एमीन बनते हैं, या फिर एनाइट्रो ग्रुप भी हो, अगर ये एलिफेटिक है तो तब भी ये एमीन ही बनेगा, और इन सूरत में सारों में ये अल्कोहल बनता है। तो फिर क्या चीज डिफर करती है, दूसरी साइड पे आप इसको देखिए, जरा इनको देखिए, सारों को, इनका केस अलग है। अब देखिए ये सारे, ये वाले देखिए सारे, इसमें अल्डिहाइड फॉर्मेशन अब कैसे हो रही, क्योंकि यहाँ पे जब हम ट्रीट कर रहे थे इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो इससे तो अल्कोहल बनता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो अल्डिहाइड बन रहा है। हालांकि इस एक स्टेप इधर भी तो आता था कि जहाँ पे वो अल्डिहाइड बनता था, लेकिन वो उस पे रुकता नहीं था अल्डिहाइड पे। सबसे पहले जब आप एसिड हेलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सो एक स्टेप तो ये है कि हाइड्राइड जो है वो इधर अटैक करेगा, इधर हाइड्राइड करेगा, इधर O आ जाता है, और फिर क्या बनेगा आपके पास, और वो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में फिर वही अल्डिहाइड एक और मॉलिक्यूल LiH के साथ मिलके वो अल्कोहल में चला जाता है, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि ये अब सेलेक्टिव हो गया। ये जो रिएजेंट है ये लिथियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें एक बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। 3 हाइड्रोजन जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थे, यहाँ पे उन तीनों को रिप्लेस किया है एक ट्राइब्यूटॉक्सी ग्रुप ने। 3 ट्राइब्यूटॉक्सी ग्रुप आ गए हैं जिन्होंने उन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, एक ओवरऑल बल्कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट बना। और ये बल्कि जितना ज्यादा बल्कि होता जाता है उतना ज्यादा जाहिर है वो कैपेबल नहीं होगा कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड और Cl के बीच में आ सके।
हाइड्राइड्स की सूरत में जब हम AlH4 जो था हमारे पास, वो तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल था जिसमें हाइड्राइड का क्या है, हाइड्राइड आराम से आ सकता था उसमें से, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल था, 4 हाइड्राइड जैसे वो आ सकते थे। यहाँ पे एक भी आ सकता था, 2 भी आ सकता। यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास हाइड्राइड अब एक ही रह गया, ये वाला इधर है, बाकी 3 जो है वो आइसोब्यूटॉक्सी ग्रुप आ गए हैं, सो बाकी है ही नहीं। सो एक ही हाइड्राइड है, वो हाइड्राइड इस कैपेबल होगा कि वो जस्ट इसको एक ही दफा में रिएक्ट करके इसको चेंज कर जाए अल्डिहाइड में, दूसरी दफा वो अवेलेबल ही नहीं है कि वो आके यहाँ पे इसको चेंज कर सके उसमें। इसके अलावा देखे तो ये सिलेक्टिविटी आ गई, अल्डिहाइड पर रुक गया। यहाँ पे देखिए आइसोब्यूटॉक्सी ग्रुप एस्टर में भी इन्होंने क्या किया है कि अल्डिहाइड पे रुक गया। नाइट्राइल में भी अब क्या होगा इधर, आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा ये? सो इसमें भी देखिए इसमें होगा ये कि एमीन शिप बेस यानी C डबल बॉन्ड NH होगा, वो आगे जाके फिर एमीन तक जाने के लिए आपके पास होना चाहिए कि हाइड्राइड जो है वो अवेलेबल हो। अगर नहीं हुआ तो फिर तो जाके वो C डबल बॉन्ड NH पे रुक जाएगा, ऐसे C डबल बॉन्ड NH पे रुक जा रहा है इन्होंने, ऐसे C डबल बॉन्ड NH ऐसे। सो ये है कुछ चीजें कि आप लोग कैसे इन सारों को एनालाइज करेंगे और किस तरह से सब कुछ। नाइट्रो ग्रुप के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा जी, जरा अब इनको देखिए कि ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर हम जनरली बात करें तो हमें पता है कि जो इस तरह की कंपाउंड है जिसमें Z ग्रुप चाहे ये जो Z ग्रुप है, ये मैं जरा दिखाना चाहता हूँ। इस तरह के जो हमारे कंपाउंड है जिसमें आप देख रहे हैं कि Z ग्रुप ये इस तरह से, ये जो Z ग्रुप है ये इसमें पाया जाता है, और इसमें इस Z ग्रुप के ये वेरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके ख्याल में क्या चीज हो सकती है यहाँ पे Z में हमारे पास? अब जाहिर है इसमें हेलाइड ग्रुप भी हो सकता है, इसमें आपके पास एस्टर भी हो सकता है ना, OR ग्रुप हो सकता है, या एनहाइड्राइड वाला जो ग्रुप होता है OC डबल बॉन्ड OR हो सकता है। सो उन सारी ग्रुप्स के नतीजे में हमारे पास जो चीज बनती है वो फर्स्ट स्टेप में अल्डिहाइड, सेकंड स्टेप में वो अल्कोहल तक चला जाता है। सो उसका जो मैकेनिज्म है वो जनरल मैकेनिज्म ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल वाले लेक्चर में। सो यहाँ पे आपको जो नई चीज बताने को मिल रही है वो ये कि जो Z ग्रुप है, जब हाइड्राइड का अटैक होता है, जाहिर है इस तरह से हम हाइड्राइड का अटैक कार्बन के ऊपर ही होता है ना, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं 3 वो इधर आ जाते हैं, एक इंटरमीडिएट बना देता है। तो ये बॉन्ड जब भी आता है तो ये लीव कर जाता है Z ग्रुप, ठीक है जी, ये Z ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है। तो ये वेरी हो सकता है कि इसकी जगह पे हेलाइड भी हो सकता है, OR ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारों के नतीजे में हमारे पास जो इंटरमीडिएट होता है बीच में वो अल्डिहाइड इंटरमीडिएट बनता है। वो अल्डिहाइड इंटरमीडिएट जाके फिर वो आगे अल्कोहल में इन्होंने चेंज होना होता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ग्रुप होता है वो अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको स्टेबलाइज कर देता है। एक्चुअली ALH ग्रुप होता है जो कि रिड्यूस करता है कंपाउंड को। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो इसमें
क्योंकि हाइड्राइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एक एसिडिक प्रोटॉन पाया जाता है और ये एसिडिक प्रोटॉन फिर इसका ये है फिर कि ये एसिडिक प्रोटॉन ये एक मिनट होल्ड ऑन। सो ये जो एसिडिक प्रोटॉन है ये OH वाले, ये कर्सर काम नहीं कर रहा क्या? ये जो एसिडिक प्रोटॉन है ये वाला। सो ये हाइड्राइड जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है सूरत में फिर, और कार्बोनाइल ग्रुप का ये बॉन्ड उधर चला जाता है। तो एट द एंड हमारे पास जो एक क्या चीज बनती है कि एक अल्डिहाइड से बनता है और फिर इंट्रामोलिक्यूलर एक हाइड्राइड ट्रांसफर होके फिर वो एक दूसरा मॉलिक्यूल वो जाके फिर इस तरह से अल्डिहाइड बना देगा। तो इस तरह का एक रिएक्शन हो जाता है कि हाइड्राइड भी ट्रांसफर हो गया, वो भी लग गया, और फिर एक और हाइड्राइड आके इस तरह से एल्डिहाइड उन्होंने एज एन इंटरमीडिएट बना दिया। दूसरे रिएक्शंस में चेंज थोड़ा सा ये है कि अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो वो OH एसिडिक को लेके वो फिर हाइड्रोजन गैस बना दे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है वो जाहिर है B2H6 से ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हाइड्रोजन का गैस का, वो डायरेक्टली हो जाता है उसे आराम से। सोडियम बोरोहाइड्राइड वो करता नहीं। सो इसमें अब देखें कि किस तरीके से ये पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो चेंज हो जाता है इनटू द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स। एक और चीज आपको ये पता चल गई कि इसमें अल्डिहाइड के ऊपर ये रुक गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं ये पूरा ये B2H6 जो है ये इसको लेके जाता है टिल दी अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बनी है कि B2H6 को हमने ट्राई किया इन दी प्रेजेंस ऑफ THF। ये हम कल इस पे मैकेनिज्म कर चुके हैं कि किस तरीके से B2H6 जो कि चेंज हो जाता है दो BH3 यूनिट्स में, और फिर BH3 का वही सेम रिएक्शन होगा कि B जो होगा, अगर मैं कार्बोनाइल की तरफ इसको लेके जाना चाहूँ तो कार्बोनाइल में ऑक्सीजन की तरफ क्या चीज होगी और कार्बन की तरफ क्या होगा, हाइड्राइड विल बी टुवर्ड्स दी हाइड्राइड जो होगा, यानी यूं होगा ना कि बोरान जो होगा वो उसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, और हाइड्राइड जो होगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो इस तरीके से वो फिर एक, लेकिन उससे पहले ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये आपको उधर से कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें से आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये इसका रिएक्शन होता है। अच्छा, ये जो चीज है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वोल्केशनल रिडक्शन का जो अच्छा, एक तो ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम एमाइड को इसको रिड्यूस करना चाहे तो एमाइड की सूरत में आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बॉन्ड आते हैं, एक शिप बेस बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक शिप बेस बनता है, और शिप बेस बन के फिर आगे वो मजीद रिड्यूस हो जाता है, ये और रिड्यूस होके वो प्रोडक्ट दे देता है। ये देखिए शिप बेस बन गया, और शिप बेस ने आगे जाके फर्दर रिड्यूस होके इन्होंने एमीन बना दिया। इसकी नाइट्राइल की भी इस तरह का होगा कि नाइट्राइल में सबसे पहले जो होगा वो NH बनेगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड में फर्दर रिडक्शन होगी तो वो एमीन में चला जाएगा। नाइट्रो ग्रुप का जहां तक मैंने आप लोगों को अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो यही बताया कि नाइट्रो ग्रुप में अगर हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको R ग्रुप जो है वो अगर कोई एलिफेटिक है तो वो तो तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर ये कोई एरोमेटिक रिंग है तो फिर वो एजो कंपाउंड बनेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है सपोज, और आप चाहते हैं कि उस नाइट्रोबेंजीन को आप चेंज करें एनिलीन में, तो उसके लिए फिर आपको वो दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, आयरन HCl है, टिन HCl वगैरह, ये बहुत सारे आप लोगों ने इसके रिएक्शन पढ़े हैं, उसके मैकेनिज्म भी हम कर चुके हैं एक दफा।
तो ये चीज है कि इसमें अगर आपके पास सपोज ये ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है हाइलाइटर। ये सॉफ्टवेयर आई एम नॉट क्वाइट फेमिलियर विद दिस सॉफ्टवेयर, समटाइम इट्स कॉजिंग ट्रबल। हाँ, सो ये है कि ये देखें, ये दोबारा एक इंटरमीडिएट के तौर पर ये स्टेप होता है। और नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या हुआ है नाइट्राइल की सूरत में, अगर हम रिडक्शन करना चाहे, रिड्यूस करना चाहे नाइट्राइल ग्रुप को विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें भी पहला स्टेप वही होगा कि आप एल्यूमिनियम बनाते हैं। एल्यूमिनियम को आप कैसे बनाते हैं कि एल्यूमिनियम पहले एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, ऐसे, एक मिनट। सो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम को इस साइड पे लिखते हैं और हाइड्राइड को, ये मैं अगर आपको समझा सकूं इधर, ये देखिए इधर आप एल्यूमिनियम और इधर हाइड्राइड, ठीक है जी। तो वही रिएक्शन तो हो रहा है कि हाइड्राइड इस साइड पे आ रहा है, ठीक है, और एल्यूमिनियम इधर आता है पहले, इधर ऐसे। सो आके यही चीज बना है, देखें दूसरे स्टेप में फिर ये सेम प्रोसेस रिपीट हुआ है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एक और एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड इधर से ऐसे यूं कर ऐसे, तो ये हाइड्राइड आ जाएगा इधर और ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, एक और डाई एल्यूमिनियम वो बन गया, एमीन बन गया। अब उसके बाद इसका जस्ट इसको एसिड वर्कअप करना है आपने। एसिड वर्कअप करेंगे तो ये डायरेक्टली एमीन में चेंज हो जाता है, एसिड हाइड्रोलिसिस जिसको कहते हैं, वो डायरेक्टली एमीन में चेंज हो जाएगा। सो ये इंतहाई ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है क्या ये पूरा मैकेनिज्म, इसमें कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि अगर आपको एक नाइट्राइल ग्रुप दिया जाए और एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए, तो आपने कैसे करना है कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप करें, इसको रिड्यूस, उसके साथ एक स्टेप में हो जाता है। यहाँ पे जो रियल प्रॉब्लम जो मैं दिखा रहा था आपको कि अगर आपको ये चीज दी गई, तो ये इन्होंने बना तो दिया है लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले एजो बनता है, वो लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन में चेंज करते हैं क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप के साथ एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। सो ये पहले उसमें चला जाता है, वो एजो डायएजो बेंजीन वगैरह वो बनता है। सो ये चीजें हैं कि इसमें, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दोबारा वही चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश की जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज ऐसे है कि इस पे हम कल इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूटेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड के वो होते हैं, जिस तरह ट्राईब्यूटॉक्सी और दूसरों के, जिस तरह यहाँ पे क्या है ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो वो फिर किस तरह से उसका मैकेनिज्म हो गया, दोबारा इन्होंने समझाने की कोशिश किया जिसमें हमें ऑलरेडी पता है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो डीबाल के जो है, डीबाल इसको कहते हैं, ये डीबाल आप लोग घबराएंगे कि डीबाल पता नहीं क्या चीज होगी, ये डीबाल वही चीज है, इसी चीज को डीबाल ही कहते हैं कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो एक शॉर्ट एब्रिविएशन है इस नाम का, ये आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं डीबाल, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सॉरी डाई आइसोब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ब्यूटाइल है कि ब्यूटॉक्सी है, ये ब्यूटाइल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो जस्ट टू आइसोब्यूटाइल ग्रुप आ गए जो इन्होंने रिप्लेस किया है एल्यूमिनियम को, और इस तरीके से फिर क्या हुआ है कि हाइड्राइड एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है कि एक हाइड्राइड है, एक एल्यूमिनियम है, कि जिन्होंने हाइड्राइड ने जाना है कार्बन की तरफ, एल्यूमिनियम ने लग जाना है नाइट्रोजन के ऊपर। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट बनेगा फिर,
और जब भी आप इसका एसिड वर्कअप करेंगे उसके नतीजे में ये जाए कि दोबारा अल्डिहाइड में चेंज हो जाना है और अल्कोहल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि ये सेलेक्टिव हो गया है और इसमें मजीद इसके पास हाइड्राइड ही नहीं अवेलेबल जो कि रिड्यूस कर सके उसको फर्दर अल्कोहल तक, इसको अल्कोहल तक लेके जाए। अच्छा, इसी में एक और रिएक्शन इन्होंने दिया है जिसको रोज़नमंड रिडक्शन कहते हैं, और ये रोज़नमंड रिडक्शन है, इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज होता है और इसमें एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि पूरा एक एसिड हेलाइड है जिस तरह आप देख रहे हैं, और ये बेरियम सल्फेट पैलेडियम, तो ये आपको किस चीज की याद दिलाता है कि हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट। सो आप समझ गए होंगे कि ये लेंडलार कैटलिस्ट जिसका हमने जिक्र किया था पहले डबल बॉन्ड की सूरत में, उसको हम लेंडलार कैटलिस्ट कहते थे ना, कि हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का एक काम होता था कि वो पॉइजनिंग करता था और कैटलिस्ट की, और इसको फर्दर रिडक्शन से रोक देता था। यहाँ पे भी इसका ही सेम फंक्शन है, लेकिन सिर्फ चेंज ये है कि रोज़नमंड रिडक्शन में ये एसिड हेलाइड के साथ करता है, और ये एसिड हेलाइड की जब रिडक्शन होती है बजाय इसके कि वो डायरेक्ट जाए अल्कोहल तक, वो रुक जाता है अल्डिहाइडिक स्टेज पे। ये देख रहे हैं अल्डिहाइडिक स्टेज पे। इस तरीके से तो चाहे आप उसको बेरियम सल्फेट से करें या कार्बन के साथ, तो उसका इन दोनों सूरतों में उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्डिहाइड होगा। सो इन रोज़नमंड रिएक्शन में दोनों रिएजेंट यूज किए, हाइड्रोजन पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम विद कार्बन डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमीन, इससे करें एज अ सॉल्वेंट। इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ये अगर आप गौर करें यहाँ पे रोज़नमंड रिडक्शन, तो ये इसका है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन कहलाते हैं, और कपलिंग रिएक्शन ये होते हैं कि जिसमें ये एक लेगेंड है, आप देख रहे हैं ये वाला, ये लेगेंड है पैलेडियम, इसमें 4 L लगे हुए हैं टेट्रा, तो 4 लेगेंड लगे हुए हैं जो कि कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड या कुछ भी, या कोई दूसरे लेगेंड हो सकते हैं। सो जब भी इसमें होता है पैलेडियम, फिर करता है क्या है कि 4 लेगेंड को ना इसकी जगह पे ये देखिए हुआ क्या है कि पैलेडियम इंसर्ट कर गया है इन दोनों के बीच में। सो ये Cl ये हेलाइड था, वो हेलाइड जो था वो इसके साथ लग गया पैलेडियम के साथ, और ये Cl ये बन गया, और ये देखिए चारों जो लेगेंड थे इस सूरत में, तो ये लेगेंड क्या है, Cl है ना, वो चारों इसके साथ लग गए। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको कहते हैं, तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, एक होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, और ये कपलिंग रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें काम क्या होता है कि एक पैलेडियम का काम होता है कपलिंग करना। कपलिंग क्या मतलब कि 2 चीजों को जोड़ना। सो एक लेगेंड के बीच में इन्होंने क्या किया है कि पैलेडियम को घुसा दिया है। यहाँ पे पैलेडियम खुद क्या है, पहले अपने आप लेता है ये लेगेंड Cl, दूसरे स्टेप में फिर हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करता है Cl को, यहाँ पे देखे Cl को रिप्लेस करता है, और रिप्लेस होने के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन में फिर क्या होता है, ये हाइड्राइड में यानी उसमें चेंज हो जाता है हाइड्रोजन में, यानी जो Cl था उसको चेंज कर दिया उन्होंने किस चीज में, अल्डिहाइड में उन्होंने चेंज किया, यानी H में चेंज कर दिया, और जो कि अल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट में जिस जगह से हम चले थे वो था एक एसिड हेलाइड, फिर वो एसिड हेलाइड चेंज हो गया अल्डिहाइड में। तो इसका रोल किसने अदा किया, पैलेडियम ने। पैलेडियम के पास लेगेंड, और लेगेंड ने क्या किया कि बीच में घुस के ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू और फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू वो दोबारा रिलीज करके उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया। सो Cl की जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया। सो ये इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये इसके थ्रू भी हो सकता है कि हम एक एसिड हेलाइड को
रोक दे जस्ट ऑन द स्टेज ऑफ द एल्डिहाइड विदाउट टेकिंग इट फर्दर टुवर्ड्स अल्कोहल। मेरे ख्याल में इसमें कोई भी चीज़ गैर वाज़ेह है नहीं है, आपको समझ आने लगी होगी। सो ये मज़ीद कुछ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल बॉन्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस कैसे करेंगे, निकल वगैरह के बारे में आपको बता दिया था मैंने। और अगर हम डबल बॉन्ड को रोकना चाहें तो फिर लिंडलर कैटलिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको बस तरीके से उन्होंने बता दिया है, देखे। और इसमें भी फिर एक चीज़ थी कि वो बिर्च रिडक्शन और वो दूसरा कि अगर इनकेस हमने अल्कीन की स्टेज पे रोक तो दिया, लेकिन अल्कीन में हम सिस भी तो बन सकते हैं, ट्रांस भी बनेंगे। तो कब सिस बनेगा, कब ट्रांस बनेगा? अगर आप बिर्च रिडक्शन करेंगे, जो कि आप देख ही रहे हैं सोडियम और अमोनिया की मौजूदगी में, तो आपके पास डेफिनेटली प्रोडक्ट जो होगा वो फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा फिर वो ट्रांस होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही मेटेलिक उससे चलेंगे तो फिर आपके पास सिस होगा। या इस तरह B2H6 में आप देखेंगे सिस ही प्रोडक्ट आपको बन रहा है, देखिए जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से उसे सिस ही बनता है। सो सिस अगर ट्रांस बनाना हुआ बिर्च रिडक्शन करेंगे वो होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगी, आपको पास सिस बनेगा। ये इन्होंने मुख्तलिफ वो बिर्च रिडक्शन के एग्जाम्पल भी बता दिए हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसके साथ ये ख़त्म हो गया लेक्चर। इसमें मज़ीद मैं देखता हूँ कल भी कि अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसा है जो हम कॉमन है वो उसको हमने नहीं किया है तो उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही फिर इस चीज़ को वाइंड अप करके फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, हम फिर देखेंगे कि नया टॉपिक क्या चीज़ होगी सिलेबस के हिसाब से। सो इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और जो भी चीज़ है आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और एक इंटरेक्टिव रहे, और कोई भी प्रॉब्लम है आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। आई विल बी एट योर सर्विस। So thank you very much and have a great day. Thank you. Allah Hafiz.